कोठे वाली भाग एक। ताहिरा के हिंदू बाप की एक ही हिंदू बीवी थी, लेकिन तब वो ताहिरा का बाप नहीं था, सिर्फ एक मुरीद था। बीबी बदरुनिसा की आवाज का, वो भी अकेला नहीं, अनेकों में एक। हर शनिवार रात के 9 बजे रेडियो लाहौर से वह आवाज सुनाई देती, एक गजल सुनाती और सुनने वाले अटकल लगाते। कौन होगी, कैसी होगी, जितनी अटकलें उतने चेहरे। कई कई अजनबियों के साथ अलग अलग पहचान कायम करती, बेशुमार चेहरों वाली एक ही आवाज। मुझे तो लगता है कि मेरे ही हाथ की बनी ताजा नान खटाई खाकर गाती हैं। नहीं मियाँ, इतनी कुरमुरी नहीं कि मुंह में डालते ही घुल जाए। ये तो मटके में रख कर ठंडाया हुआ जलजीरा है। चुस्कारे लेकर पियो और देर तक जायका बना रहे। मेरी मानो तो ऐसा कि बनो रानी सतरंगी लहरिये वाली, चुन्नी का पल्ला उछालती तीजों की पींग का हुलारा लेने जाती हो। मन्नू ते बादशाहों सुन के सब्ज रंग दिया, कच दिया चूड़िया दिस जान दिया ने। एंजे लगता है कि जी में कोई हल्की जई वीणी खनका के अखा अग्गो ओझल हो जाए। भाई, हमने लोगों को गजल कहते भी देखा है और गजल गाते भी सुना है, लेकिन फकत आवाज में रंग, खुशबू और जायके का माहौल। यह हुनर तो बस बदरुनिसा को ही हासिल है। शायरी और मौसीकी का क्या रिश्ता जोड़ा है इस आवाज ने। लगता है कि जैसे शायर की इजाजत लेकर उसका कलाम उसी को पेश करती हो। शर्तिया कुंवारी होगी, आवाज से मासूमियत के तकाजे उभरते हैं, हसरतों के साए नहीं। यकीनन कमसिन होगी, हर कुंवारी कमसिन होती हैं यार मेरे। क्यों मियाँ, देखने को तरस गए हो क्या? नहीं भाई, यहाँ तो अब कुंवारे जिस्म के तस्वुर से ही बदन चटक जाता है। उसके बाद घर में जो है उसी से गुजर हो जाती है। गुजरात तहसील के रेडियो वाले घरों में शनिवार शाम को कुछ ज्यादा ही गहमा गहमी रहती। जिस मोहल्ले में जितने कम रेडियो, उतनी बड़ी रेडियो मंडली। वकीलों, ठेकेदारों और सरकारी मुलाजिमों के घरों में तो ज्यादातर घर के ही लोग होते। लेकिन राय साहिब बद्रीलाल के 3 मंजिले मकान की बैठक में जमा होने वाली रेडियो मंडली 5-7 से शुरू होकर 20-25 तक आ पहुंच जाती है। नीचे दुकान पर मकान वाली ढक्की दरवाजा गली में शायद ही कोई घर ऐसा बचा हो जहां के मर्द शनिवार रात को बैठक न पहुंचते हो। मुनियारी, पसारी, लुहार, मोची, नाई, आड़ती, दर्जी, कसाई, सर्राफ सभी रहते थे उस गली में। सभी के पुश्तैनी मकान थे। 3 मंजिले तो सभी ने कर लिए थे, लेकिन किसी की मजाल न थी कि चौबारी छत भी अकेले कमरे से ढक ले। आसपास के मकानों को नंगा करना है क्या, गली के बड़े बड़े बरस देते। पूरे शहर की गलियां तंग होने लगी थी। जिसके पास 4 पैसे आ जाते वही अपना चबूतरा चौड़ा करवा लेता। लेकिन ढक्की दरवाजा गली उतनी ही चौड़ी थी जितनी किले वालों ने बनवाई थी। 3-3 घुड़सवार बतियाते हुए एक साथ गुजर सकते थे। गली की औरतों को बुर्का संभालते हुए नुक्कड़ तक जाकर टांगों की चादर लगी पिछली सीट पर उचक नहीं चढ़ना पड़ता था। पूरा का पूरा तांगा सीधे मकानों के आगे आन खड़ा होता था और बिना बच्चों बच्चों कहे मुड़ जाता था। सपाट टीले पर सिपा सिलारों का किला था और ढलान के कदमों में बिछी ढक्की दरवाजा गली थी। किले की बुर्जियों से पहरेदार गली में बसे अपने मुलाजिमों पर नजर भी रख लेते थे और सौदा सुलफ लेने उन्हें दूर भी नहीं जाना पड़ता था। बुर्जियां गिर गई, किला टूट बिखर कर खंडर हो गया, सिपह सालारियां खत्म हुई, लेकिन ढक्की दरवाजा गली में रहने वाले को खुद मुख्तियारी की आदत पड़ गई। जिसे जरूरत हो उनके पास आए, उन्हें किसी की मोहताजी नहीं। जो कुछ कहीं और न मिले उनके पास निकल ही आता। खरीद लो या उधार मांग लो, नकदी ना हो तो किश्तों में चुका दो, लिखा पढ़ी ना कर सको तो अंगूठा लगा दो। ढक्की दरवाजा गली के राय साहिब बद्रीलाल की पास पड़ोस के कई मोहल्लों में अच्छी खासी साख थी। हर शाम ढले और छुट्टी के दिन कोई ना कोई सलाह मशविरा करने आ ही जाता। बड़ी कचहरी के सरकारी वकील से रोज का मिलना जुलना था। खुद वकालत नहीं पड़ी थी, लेकिन नामी गरामी वकीलों को एकाध पोशीदा दांव पेच सिखा ही सकते थे। जमीन, जायदाद और कर्जा कुड़की के मामलात में खास दखल था उनका।
कानूनी कार्रवाइयों की मियाद घटाने बढ़ाने के कई टोटके थे उनके पास। चाहते तो छोटी मोटी हेरा फेरियां करने में ही साहूकार हो जाते, लेकिन राय साहिब को लालच नहीं था। बस जरा शौकीन तबीयत थे। ढीली ढाली चार खाना या धारीदार दामदों के फेटे खुलेआम कसते, मटमेली गंजी बनियानों से पसीना पोंछते, तूड़ी मुड़ी नोकों वाली धूल से सनी गुरगाबियों की उतारते पहनते मर्दों की गली में राय साहिब की एक अलग सी लिबासी शख्सियत थी। घर के अंदर जाकर मिलो तो जगपग सफ़ेद लट्ठे की सलवार, सीपी के बटनों वाला पापलिन या बोस्की का बादामी कुर्ता और साफ सुथरे नाखूनों वाले बिना गांठों के पैरों में भटवारी चप्पलें। गली से गुजरे तो गर्मियों में भी सलवार कुर्ते के ऊपर चुस्त काली शेरवानी, चमचम करते पंपशू, तिल्ले वाली टोपी पर कस के बंधा हुआ सफ़ेद मलमल का तुर्रेदार साफा, लंबा कद, भगता हुआ खुला रंग, भूरी नीली आंखें और तीखी नाक। पता नहीं क्या खाकर जना था कि 50 पार करने पर भी कद काठी सरू के पेड़ जैसी तनी रहती थी। गली में रुक कर बात करते तो लगता कि जैसे कोई सरहदी पठान सेरी तफरीह के लिए तराई में उतर आया हो। पूरी ढक्की दरवाजा गली में बस राय साहिब का ही एक ऐसा मकान था कि जिसकी निचली मंजिल में दुकान नहीं थी। ना ही उनके मकान के अगले चबूतरे पर टीन कनस्तर, थैले बोरे या भांडे कटोरे बिखरे रहते थे। निचली मंजिल के पिछले हिस्से में उन्होंने हमाम बनवा लिया था। अगले हिस्से में ऊदी सलेटी चौकोर टाइलों का फर्श बिछवा कर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों में संगमरमर लगवा दिया था। वैसे भी सिवाय उनके कोई भी तो उस गली में दो दो घरों का मालिक नहीं था। पुश्तैनी गढ़ था। गली के बीचों बीच नुक्कड़ वाला मकान उन्होंने खरीद लिया था। नीचे की दोनों दुकानों समेत, वो भी अपने लिए नहीं, अपनी बेवा बहन के लिए, ताकि वह अपने बाल बच्चों समेत उनकी नज़रों के सामने और रिहाइश से कुछ हट कर रह सके। कुछ मौका ही ऐसा बना कि राय साहिब के मन की हो गई। नुक्कड़ वाले मकान की बे औलाद मालकिन ने अपना 30 साल का रंडापा बड़े आराम से काटा था। जब तक जिंदा रही, किसी मुफ्तखोरे रिश्तेदार को पास फटकने नहीं दिया। दुकानों का किराया तो आता ही था। किराएदार दुख सुख भी पूछ लेते थे। जब वो मरी तो उसके कई वारिस पैदा हो गए। गाली गलौज से शुरू होकर बात मुकदमे कचहरी तक पहुंचने को हुई। मदरसों में उर्दू तालीम पाकर अर्जी नफीस बने लाला हुकुमचंद के इंटर पास मुंसिफ बेटे बद्रीलाल ने बे औलाद बेवा के किराएदारों और दावेदारों से अलग अलग बात की। सितर मितर दोनों का पास रखा। नए मकान मालिक या तो तुमसे दुकानें खाली करवा लेंगे या किराया बढ़ा देंगे। बद्रीलाल ने किराएदारों को समझाया। बट बटाकर 8-10 वारिसों के हिस्सों का फैसला कौन करेगा? उसने दावेदारों से पूछा। बात एक बार मुकदमेबाजी तक पहुंची तो बरसों लटक जाएगी। वाजिब दाम चुकाकर बद्रीलाल ने ही वारिसों से लिखा पढ़ी की और दुकानों समेत मकान अपने नाम करवा लिया। नकदी उठाने के लिए पहले किराएदारों से पेशगी वसूल की और फिर किराया कुछ कम करके सूद अदा कर दिया। फिर भी पैसे कम पड़े तो बीवी का सतलड़ा हार और गोखड़ू का जोड़ा बेच दिया। कोई खानदानी जेवर तो थे नहीं कि बेचते हुए हाथ कांपते। दहेज में मिले थे, वो भी नए बनवाकर। वैसे भी बद्रीलाल के ससुराल वालों को क्या कमी थी। गुजारा वाला के जाने माने ठेकेदार थे। साल में एक बार बद्रीलाल की बीवी अपने 2 बेटे और एक बक्सा लेकर मायके जाती और तांगा भरकर असबाब लदवा कर लौटती। साथ में कोई भाई भतीजा आता और फल तरकारी की टोकरियां ताजी बनवा कर हाथ जोड़ते हुए बद्रीलाल को दे जाता। फिर कई दिन तक बद्रीलाल की बीवी घर भर को सजाती संवारती। 7 कोनों वाले हाथी दांत से नक्काशी की हुई तिपाई, सिंगर की मशीन, मर्फी का रेडियो, फूलों के डिज़ाइन की फर्शी दरी, बिजली का जमीन पर खड़ा होता पंखा, यूं ही तो नहीं सिमटते थे। रखने बचाने के लिए घर में बैठक के अलावा भी कई कोने थे।
लेकिन मायके की दी सौगात आए गए को दिखाई तो दे। दरअसल बद्रीलाल की राय साहिबी भी उसकी बीवी के मायके वालों की सौगात ही थी। तब उसकी शादी को करीब 15 बरस गुजर गए थे। पहली जंग खत्म हुए अरसा हो गया था। बरतानिया हुकूमत के लिए बद्रीलाल की रेडियो मंडली का रवैया जंग के फौजी कार्रवाइयों से कहीं दूर और इंकलाबियों के हथकंडों के बहुत करीब आ पहुंचा था। रेडियो की खबर चाहे जैसी भी हो, रेडियो मंडली की बातें अंग्रेजों की माँ, बहन, बहू, बेटियों के साथ अजीबोगरीब रिश्ता कायम किए बिना खत्म न होती थी। ढक्की दरवाजा गली तो क्या, पूरे गुजरात तहसील में किसी ने चलती फिरती मेम नहीं देखी थी। लेकिन जब भी रेडियो से किसी गार्डन पार्टी या हुकूमती इजलास की खबर आती, ढक्की के मर्दों की नजरें दूर दूर तक मेमों की तलाश में निकल पड़ती। सुना है नंगी टांगों पर खुद रंग जुराबे पहनकर घूमती हैं, हाथ मिलाकर बात करती हैं, नहीं तो क्या गले मिलेंगी, उसका भी इंतजाम हो जाता है। मर्द औरतें एक दूसरे को बुक में लपेट कर नाचते जो हैं। कहते हैं पान सुपारी कभी नहीं खाती, लेकिन बुल्लियां रंग लेती हैं। लाहौर वालों ने देखी है, एक सर्राफे में गवर्नर साहिब की घरवाली जेवर लेने गई थी। पूरा एक हफ्ता बाद तक गली में से खुशबू आती रही। सन 1930 की उस शाम को भी बद्रीलाल की रेडियो मंडली खबरें सुनती और ख्याली पुलाव छोंकती। बैठक में यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी। कोई जमीन पर उकड़ू बैठा था, किसी ने गली की तरफ खुलते छज्जे की रेलिंग पर पीठ टिका रखी थी, कोई मूंज के मोढ़े पर कोहनी टिकाए फर्शी दरी पर पालथी मारे था। बैठक में करीने से सजे कीम ख्वाब के गद्दों वाली कुर्सियां और सोफा खाली पड़ा था। खुद बद्रीलाल रेडियो के पास वाली बेंच की आराम कुर्सी में बैठा रेडियो की आवाज़ ऊंची नीची कर रहा था। किरोशी की मेज पोस्ट से ढकी 7 कोनी तिपाई पर रखा मर्फी रेडियो रात के 8 बजे वाली खबरें सुना रहा था। बरतानवी हुकूमत ने अपनी हिंदुस्तानी रियाया को 10 नए राय बहादुरी के किताबों से नवाजिश करने का ऐलान कर दिया है। अब आप खिताब पाने वालों के नाम और उनके काबिले तारीफ कारनामों का ब्यौरा सुनिए। राय साहिबी के नए खिताबियों के मालिक केदारनाथ का नाम सुनते ही बद्रीलाल की 40 इंच छाती चौड़ी होकर यकलख्त 48 हो गई। बैंत की कुर्सी की पीठ से टिकी उसकी गर्दन खुद ब खुद तन कर सीधी हो गई। रेडियो से ऐलान जारी रहा। दरियागंज के इलाके का मुआयना करके दिल्ली के पुलिस कमिश्नर टॉमस रेडिंग अपनी जीप में सवार होने ही वाले थे कि अचानक फेज बाजार में घूमते हुए लोगों ने एक इंकलाबी जुलूस की शक्ल अख्तियार कर ली। चारों तरफ से पुलिस कमिश्नर की जीप पर पत्थर बरसने लगे। असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट मालिक केदारनाथ ने निहायत मुस्तैदी से पुलिस कमिश्नर के जख्मी सिर को अपने सीने से लगाकर उनका सारा वजूद अपने आड़े ले लिया और एक ही हाथ से आंसू गैस के गोले उछालकर भीड़ को तितर बितर किया। घुड़सवार पुलिस के मौकाए वारदात पर पहुंचने तक कुछ इंकलाबी सड़क पर लेटे लेटे मुंदी आंखों से ईंट पत्थर और जलती हुई चिट्ठियां जीप पर फेंकते रहे। मालिक केदारनाथ बद्रीलाल की बीवी का छोटा भाई था। पिछली बार मायके से लौटने के बाद बद्रीलाल की बीवी उसे लेकर काफी फिक्रमंद थी। उसके मायके वालों को डर था कि कहीं उनके बारुतबा बेटे की नौकरी ही न छूट जाए। टॉमस रेडिंग के जिस्म को उसने अपनी ओट में लेकर पत्थरों की मार से बचाया तो जरूर था, लेकिन आंसू गैस के कुछ गोले हाथ नीचा करके घुड़सवार पुलिस की तरफ भी फेंके थे, ताकि इंकलाबियों को फेज बाजार की गलियों दुकानों में गुम हो जाने का थोड़ा सा वक्त मिल जाए। बद्रीलाल की रेडियो मंडली को मलिक केदारनाथ की वतन परस्ती का किस्सा तो किसी ने नहीं बताया। उन्होंने खुद ही हस्ब मामूल बहनोई की साले की राय साहिबी में शामिल कर लिया। अब दिल्ली जाकर केदारनाथ को साला राय साहिब कहना हमें कहाँ नसीब होगा, मगर किसी को राय साहिब कहकर बुलाने से ही मुंह में मिश्री सी घुल जाती है। भाई कुछ भी कह लो,
हमारे बद्रीलाल की ठाट बाट किसी से राय साहिब से कम नहीं। साढ़े वाजते थे हुन्नू तुसीरा साहब हो जी। बद्रीलाल कुछ दिनों तक तो अपने नाम के आगे राय साहिब लगाने से हिचके। बस कभी कभार किसी पुराने अखबार के पन्ने पर रा स बी एल लिख कर फाड़ते फेंकते रहे। लेकिन जब कोई गली वाला वैसे मुखातिब करता तो बेझिझक कबूल कर लेते। बातचीत लंबी हो जाती और उनकी आवाज में एक नरमी सी आ जाती। अचकन की ऊपर वाली जेब में उन्होंने एक चेन वाली घड़ी रखी ली। शाम को घूमने निकलते तो हाथ में चांदी की मूठ वाली छड़ी लेकर घर का सरनामा भी बदल डाला। पहले मकान नंबर 14 ढक्की दरवाजा गली हुआ करता था, बदला तो 14 फोर्ट लेन ऑन ढक्की हो गया। सन 1930 में बद्रीलाल ने राय साहिबी के अंदाज अपनाने शुरू किए तो सारी गली में इकलौता मर्फी रेडियो उन्हीं की बैठक में था। दूसरी जंग शुरू होने तक कई घरों में रेडियो बजने लगे थे। बद्रीलाल को राय साहिबी की लत लग गई थी। खुद सलाम करते तो हाथ उठाकर भौं के नीचे ही रोक लेते। किसी का आदाब कबूल करते तो गर्दन जरा सी झुकाकर बस चेहरे लब मुस्कुरा देते। मौका माहौल देखकर रेडियो से शाया होने वाली खबरों पर तस्कार करते। अदबी महफिलों में उठते बैठते अपने आसपास ऐसा माहौल बना लिया था उन्होंने कि शौकीन लोग अक्सर उनकी बैठक में आना पसंद करते और उन्हीं की गली से नहीं आसपास के मोहल्लों से भी। शनिवार शाम की महफिल तो खास उन्हीं के बैठक में जमती, बीबी बदरुनिसा की गज़ल सुनने के लिए। रेडियो वाले घरों से भी बदरुनिसा के मुरीद बद्रीलाल की बैठकी मजलिस में शामिल होने आते। दिसंबर 1939 की उस गुलाबी शाम को 8:30 बजे से बद्रीलाल की बैठक में गहमा गहमी थी। पिछले शनिवार को रेडियो लाहौर वालों ने कहा था कि अगले हफ्ते बीवी बदरुनिसा एक नए अंदाज में मिर्ज़ा गालिब का कलाम पेश करेंगी। 9 बजते बजते कई अटकलें लगी और फिर एक जानी पहचानी आवाज़ रेडियो से उभरते ही सुनने वाले बिल्कुल खामोश हो गए। इब्न मरियम हुआ करे, कोई मेरे दुख की दवा करे। कोई गाना खत्म हो गया मगर खामोशी बनी रही। रेडियो के पास वाली आराम कुर्सी पर बैठे बद्रीलाल ने हर किता को आंखें मूंद कर सुना था, सिर हिलाकर सराहा था। आंखें खोली तो पूरी मजलिस को सिर हिलाते देखा। हाथ बढ़ाकर उन्होंने हुक्के की नाल खींची और लंबी सांस लेकर गुड़गुड़ा दिया। चीलम की राख थोड़ी सी शोक होकर फिर दुबक गई। धुएं का एक गुबार उठा और छितर कर यहाँ वहाँ बिखर गया। खामोशी फिर जहाँ की तहाँ। धन्यवाद दोस्तों। इसका आगे का पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट पार्ट आपको मिल जाए उसका नोटिफिकेशन। धन्यवाद।